नमस्कार दोस्तों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज क्या है 26 जनवरी, क्या है आज 26 जनवरी 2021 और आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसलिए 72वां गणतंत्र दिवस जो है वो हम लोग आज मना रहे हैं। आज से ही मैं उन सभी दोस्तों के लिए जो रीट लेवल सेकंड में साइंस और मैथ्स वाले हैं, साइंस और मैथ्स वाले जो हैं उनके लिए जो भी बायोलॉजी से संबंधित मैटर है वो पूरा तैयार कर रखा है मैंने, और आज से हम उसको शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही उसके बाद में केमिस्ट्री की बात करेंगे और उसके बाद में हम लास्ट में फिजिक्स की बात करेंगे। तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है बायोलॉजी के अंदर आती है, क्योंकि मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं या मैथ्स के जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको क्या है बायोलॉजी में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम आज से रीट से संबंधित लेवल सेकंड से संबंधित जो जीव विज्ञान है उसकी विस्तार से बात करेंगे और शुरुआत से चलेंगे हम लोग। रोज़ाना मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, और साथ में जो भी टॉपिक होगा उसमें जहाँ से भी पर्सन आ सकता है उन सब का हम विस्तार से बात जो है वो करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी वाले पार्ट की, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है उसमें भी बायोलॉजी से ही शुरुआत कर रखी है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव का। किसका है? सूक्ष्म जीव का। सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सूक्ष्म जीव, वहाँ से आपका जो है पहली यूनिट मान सकते हो, इसको यहाँ से शुरुआत की गई है। तो दोस्तों देखो, सूक्ष्म जीव की बात करते हैं हम, एक एक बात को है ना धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, और कितना भी टाइम लगे हम इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा उसका हम पूर्ण विस्तार करेंगे। चाहे वीडियो 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का, हम उसका पूर्ण रूप से विस्तार जो है पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव आपके टॉपिक दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो क्या होते हैं। प्यारे दोस्तों, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, या बोल सकते हो अत्यंत छोटा। क्या बोल सकते हैं? अत्यंत छोटा, ठीक है। जीव का मतलब होता है जीव, ठीक है। ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कहने का मतलब है बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हमारे रीट के सिलेबस में जो सूक्ष्म जीव दे रखे हैं उनमें अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके 3 सूक्ष्म जीव दे रखे हैं। एक तो दे रखा है जीवाणु, एक तो क्या दे रखा है? जीवाणु। एक तो दे रखा है जीवाणु, एक दे रखा है वायरस, और एक दे रखा है कवक। एक दे रखा है कवक। ये 3 सूक्ष्म जीव आपके दे रखे हैं, और तीनों में हम लाभकारी और अलाभकारी की भी साथ में, लाभदायक ये कैसे होते हैं और हानिकारक कैसे होते हैं वो भी हम विस्तार से बात करें। कोई भी बात जो है वो हमारी शेष नहीं रहेगी, जहाँ से क्या है कि पर्सन आने की संभावना हो सकती है, वैसा हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा विस्तार से जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो आज जिस सूक्ष्म जीव को हम सबसे पहले हम कवक की बात करेंगे, उसके बाद में जीवाणु की बात करेंगे, उसके बाद में हम वायरस की बात लास्ट में करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कवक। कवक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कवक। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कवक। कवक को इंग्लिश में अगर बात करें तो फंजाई कहा जाता है। ये शब्द भी आपको याद रखना है। कवक को क्या कहा जाता है? फंजाई कहा जाता है, ठीक है। 26 जनवरी के दिन हमने ये स्टार्ट किया है, और रोज़ाना लगभग हर दिन मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगा जिसमें आपका एक टॉपिक क्लियर आपको मिलेगा।
ठीक है, कवक की बात करते हैं। तो कवक होते क्या हैं? सबसे पहले तो देखो, कोई भी हम टॉपिक समझते हैं तो उसके लिए हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि कवक को सीधा पढ़ लिया, वो याद कर लिया, हमें ये पता ही नहीं है कवक कहाँ से आया है, कवक होते क्या हैं, किस श्रेणी से इन्हें लाया गया है, वो भी हमें क्या है पता होना चाहिए, तभी हम उस पूरे टॉपिक को विस्तार से समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए कवक की बात करते हैं। कवक, तो देखिए एक पंचजगत पद्धति होती है। क्या होती है? पंचजगत पद्धति। पंचजगत पद्धति, यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप में जीवों का वर्गीकरण तो नहीं है टॉपिक, लेकिन यह हमें एक बार समझना आवश्यक है। पंचजगत पद्धति, पंचजगत पद्धति जो एक वैज्ञानिक था, ऐसे द्विजगत पद्धति भी थी, त्रिजगत पद्धति भी थी, चतुर्थ जगत पद्धति भी थी, लेकिन पंचजगत पद्धति है वो हमारे लिए अभी जरूरी है। पंचजगत पद्धति की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक R.H. वीहेटेकर नाम का वैज्ञानिक था। किस नाम का वैज्ञानिक था? R.H. वीहेटेकर नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने 1969 में, कब? R.H. वीहेटेकर ने 1969 के अंदर क्या दी थी? पंचजगत पद्धति जो है वो दी थी। और इन्होंने क्या बताया कि जीवों के इन्होंने 5 जगत बताए। जीवों के इन्होंने कितने जगत बताए? 5 जगत बताए। और वो 5 जगत कौन कौन से हैं? देखिए 5 जगत कौन कौन से हैं, हमें कौन सा पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो होता है मोनेरा, एक तो क्या होता है? मोनेरा जगत। एक होता है प्रोटिस्टा जगत। कौन सा? प्रोटिस्टा जगत। एक होता है जो हम पढ़ने वाले हैं फंजाई, ठीक है, कवक जगत। एक होता है प्लांटी, एक क्या होता है? प्लांटी। और एक क्या होता है? एनिमेलिया। एक होता है एनिमेलिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था कवक और यहाँ पे फंजाई बताया था आपको, तो फंजाई वर्ग। मोनेरा के अंदर हम जो मोनेरा की अगर बात करें तो उसके अंदर हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। इसी प्रकार प्रोटिस्टा है, इसी प्रकार फंजाई है। फंजाई में किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। फंजाई जगत के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का, क्योंकि कवक नाम से ये जगत बनाया गया है तो इसमें हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्लांटी के अंदर पादपों का किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एनिमेलिया के अंदर जंतुओं का किया जाता है, इसमें जो है बैक्टीरिया, ठीक है। ये बातें जो हैं हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि कवक जो है वो कवक को फंजाई वर्ग के अंदर क्यों रखा गया और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए कवक को सामान्य अगर बात करें, पहले मैं आपको 6 बातें इनकी सामान्य बताता हूँ जहाँ से प्रश्न आ सकता है। वो कौन सी बातें? पहली बात, इन कवक के अंदर जो सेल्स होती है, कोशिका जो होती है वो कैसी होती है। तो देखिए एक मोनेरा को छोड़ के सभी जीवों के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक सेल जो है वो पाई जाती है। यूकेरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट, हम कोशिका के अंदर इसको विस्तार से पढ़ेंगे। केंद्रक क्या होता है? स्पष्ट। केंद्रक क्या होता है? स्पष्ट होता है। तो वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं। कोशिका के अंदर इसको विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरी बात, सेल वॉल। देखिए कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति लगभग इन सब में पाई जाती है, केवल इस एनिमेलिया को छोड़ के। एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती, बाकी सब में पाई जाती है। अगर इसमें बात करें तो सेलुलोज, पेक्टिन व पॉलीसेकेराइड की हो सकती है, आगे भी बात करेंगे, ठीक है। केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली अगर यूकेरियोटिक कोशिका है तो केंद्रक झिल्ली भी होगी, ठीक है ना। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी होगी, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में देखिए काय संरचना, शरीर की संरचना कैसी हो सकती है। तो देखिए बहुकोशिकीय होती है, ठीक है ना, बहुकोशिकीय होती है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ शरीर होता है। मैं आपसे अभी एक प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आपने कभी कवक को देखा है? तो आपने बहुत बार कवकों को देखा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम बात करेंगे कि आपने कौन से कवकों को देखा है और कहाँ पे देखा है, उनकी उपस्थिति कहाँ पे आप लोगों ने देखी है, ठीक है। इसके बाद में पोषण की विधि, तो देखिए ये परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। मैं पोषण में आपको समझाऊंगा पूरा, न्यूट्रिशन जो है पोषण, इसके अंदर आपको पूरा बताऊंगा कि पोषण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, परपोषी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रजनन की बात करें, जनन की अगर बात करते हैं,
रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है वो फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फर्टिलाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो निषेचन, या इसको क्या बोल सकते हो? निषेचन द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है? निषेचन के माध्यम से क्या होता है? जो जनन की क्रिया है वो होती है। ये तो कवक की हो गई सामान्य बातें। कवक की क्या हो गई? सामान्य बातें हो गई हैं, ठीक है, सामान्य बातें हो गई कवक की। इसके बाद में देखिए आगे जो हम बात करने वाले हैं कवक की, अब विस्तार से बात करेंगे कि कवक क्या होते हैं। तो कवक, सबसे पहले कवक या फंजाई जो है, ये शब्द जो है फंजाई, ये मूलतः लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जो मैं फंजाई शब्द बोल रहा हूँ ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अगर हम बात करें तो वो होता है छत्रक या मशरूम। छत्रक या फिर मशरूम, जिसका अर्थ क्या होता है? छत्रक या मशरूम। तो यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है, कौन सी भाषा का है, तो आपको ये देना है। इसके बाद में बात करें तो वनस्पति शास्त्र की कवक विज्ञान के अंदर इनकी संरचना, कार्य की, प्रजनन संबंधी तथ्यों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो कवकों का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे कवक विज्ञान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान। बात करते हैं कवक विज्ञान कहा जाता है। कवक विज्ञान होती क्या है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइकोलॉजी। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, कवकों का अध्ययन निम्न में से किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। किस विज्ञान में किया जाता है? माइकोलॉजी विज्ञान के अंदर किया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो पूरा कवक, जितने भी कवक की जननीय संरचना हो, कार्य की हो, ठीक है, जो भी है संरचना और शरीर की संरचना हो, उन सब का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सर्वप्रथम कवक या फंजाई शब्द का जो प्रयोग है वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लिनियस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस। ये लिनियस नाम का वैज्ञानिक था। इसने सर्वप्रथम क्या है जो फंजाई या कवक का शब्द का प्रयोग किया था। और अगर हम बात करें, एक अभी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिख रहा हूँ, देखिए वो क्या है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी। कौन सा है? एंटोन डी बेरी। इन्हें आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मॉडर्न माइकोलॉजी का जनक, आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पे अच्छा प्रश्न बनता है कि किसको आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। इसके बाद में और इसकी महत्वपूर्ण बातें करें तो जो एंटोन डी बेरी है, इन्होंने मुख्य रूप से गेहूं का जो तना होता है उसमें कीट का अध्ययन किया था। गेहूं के स्तंभ कीट का जो है वो अध्ययन किया था। सबसे पहले किसका अध्ययन किया गया था? गेहूं के स्तंभ कीट का अध्ययन। गेहूं जो फसल होती है उसके स्तंभ कीट का अध्ययन इन्होंने किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले जो अध्ययन है वो किसका किया गया था? गेहूं के स्तंभ कीट में इसका अध्ययन जो है कवक का किया गया था। इसके बाद में एक वैज्ञानिक के बारे में और बताता हूँ जिनका नाम है बेसे। कौन से वैज्ञानिक है? बेसे। इन्होंने 1950 में कवक के बारे में कुछ बातें कही कि ये क्लोरोफिल रहित होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल रहित। क्लोरोफिल के बारे में जानते होंगे आप लोग, पर्णहरित, ठीक है ना, जो हरित लवक में पाया जाता है, पर्णहरित, ठीक है, वो क्या इनमें नहीं होता। ये सेवनी पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं? सेवनी पौधों की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम था, दूसरा जो वैज्ञानिक था उनका नाम था एलेक्सोपोल्स। इनका वर्गीकरण भी आता है एलेक्सोपोल्स। और एक वैज्ञानिक इनके साथ और था मिम्स, ठीक है। बेसे ने तो क्या बताया? क्लोरोफिल रहित क्या होते हैं? सेवनी पौधे होते हैं। एलेक्सोपोल्स व मिम्स ने क्या बताया? इन्होंने यूकैरियोटिक बीजाणुधारी क्लोरोफिल रहित जीव कहा, ठीक है ना। क्या कहा इन्होंने?
कि ये यूकैरियोटिक बीजाणुधारी क्लोरोफिल रहित जीव होते हैं। ये बात किसने कही थी? एलेक्सोपोल्स एवं मिम्स ने कही थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं इसकी और बहुत सारी विशेषताओं की बात करते हैं। तो इनका जो प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एन्सवर्थ। कौन वैज्ञानिक था? एन्सवर्थ। इन्होंने 1973 के अंदर कवक की बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताया था। कौन सा वैज्ञानिक था? एन्सवर्थ। इन्होंने क्या है, बहुत सारी बातों के बारे में बताया था। कौन सी बातें हैं वो देखिए आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं पोषण की। किसकी बात करते हैं? 1 नंबर पे बात करते हैं पोषण की। पोषण या न्यूट्रिशन की बात जो है वो करते हैं कि पोषण के आधार पर कवक क्या होते हैं और किस प्रकार से, कितने प्रकार के ये होते हैं। तो पोषण के आधार पर मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब होता है ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। पर का मतलब क्या होता है? पराया। पोषी का मतलब होता है पोषण। तो हम लोग कह सकते हैं ये अपना भोजन जो है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं या भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो जीवित या मृत दोनों पदार्थों पर जीवित या फिर मृत दोनों प्रकार के पदार्थों से अपना भोजन जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। जीवित या मृत दोनों पदार्थों से क्या कर सकते हैं? भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इनका जो पोषण है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो परपोषी, एक तो किस आधार पर? परपोषी के आधार पर, और एक अगर हम बात करें तो वो हो गया मर्तोपजीवी। ये भी कई बार पूछा जाता है मर्तोपजीवी कि सड़े गले मृत पदार्थों से जब कोई भोजन प्राप्त करता है तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? मर्तोपजीवी कहा जाता है। सबसे पहले परपोषी की बात करते हैं। तो परपोषी में अगर बात करें तो परपोषी के अंदर बात करें तो परजीवी के रूप में रह सकते हैं। ये किस आधार पर रह सकते हैं? परजीवी। यहाँ पे देखिए पर का मतलब प्रायः, जीव का मतलब जीवन। अपना जीवन अगर किसी दूसरे के अंदर रह के गुजारते हैं तो परजीवी कहलाते हैं। तो ये बाह्य परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं। किस रूप में हो सकते हैं? बाह्य परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं और अंतः परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है ना? बाह्य परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं और अंतः परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं। ये मुख्य बातें हैं, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है। इसके बाद में बात करें पोषण की प्रकृति के आधार पर, परजीवी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पोषण की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कौन से? अविकल्पी और एक होते हैं प्यारे बच्चों विकल्पी परजीवी। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अविकल्पी परजीवी है, निम्न में से अविकल्पी परजीवी है, तो हम लोगों का उत्तर जो होगा वो क्या होगा? एक तो होता है सक्लेरोस्पोरा। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो पक्सीनिया। दूसरा उदाहरण आप लोग क्या दे सकते हो? पक्सीनिया का दे सकते हो। तो अविकल्पी परजीवी कौन से हैं? सक्लेरोस्पोरा और दूसरा कौन सा होता है? पक्सीनिया। इसके बाद में विकल्पी परजीवी की बात करते हैं तो एक तो होता है ऑस्टिलेगो। ठीक है। कौन सा होता है? ऑस्टिलेगो। और एक दूसरा उदाहरण आप लोग याद रखना आपको, पाइथियम। ऑस्टिलेगो और दूसरा क्या होता है? पाइथियम। तो इस प्रकार से इनके क्या है, जो अविकल्पी के आधार पर 2 होते हैं, सक्लेरोस्पोरा और पक्सीनिया के उदाहरण मैंने आपको बता दिए। विकल्पी के आधार पर अगर बात करें तो ऑस्टिलेगो और पाइथियम होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मर्तोपजीवी की। इसी के साथ 2 नंबर जो आपका दिया हुआ है मर्तोपजीवी की बात करते हैं तो पोषण की क्रिया के आधार पर ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अविकल्पी, ये मर्तोपजीवी है। मर्तोपजीवी की मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या परिभाषा बताई थी? मर्तोपजीवी की थोड़ी देर पहले आपको क्या परिभाषा बताई थी? ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, अमृत सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उन्हें मर्तोपजीवी कहा जाता है। तो कवक जो होते हैं वो मर्तोपजीवी भी होते हैं। उनकी 2 श्रेणियां हो गई, एक तो अविकल्पी और एक विकल्पी। अविकल्पी की बात करते हैं तो इसमें मोर्सेला आ जाएगा।
ये जो कवक होते हैं ये क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। एक इसी की दूसरी श्रेणी हो जाएगी पाइलोबोल्स। इसके अलावा मृतोपजीवी में अगर बात करें तो एस्परजिलस, ये नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। एस्परजिलस ये भी मृतोपजीवी है और ये विकल्पी है, ठीक है ना। एक सबसे पहले पेनिसिलियम जिससे क्या की गई थी, पेनिसिलिन जो है वो प्राप्त की गई थी, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना है, पेनिसिलियम। ओके, इसके बाद में बात करते हैं, ये तो एन्सवर्थ के आधार पर क्या हो गया, पोषण के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया, पोषण के बारे में हो गया। इसके बाद में अगर हम और बात करें, पोषण के अलावा अगर और बात करते हैं तो कोशिका, भित्ति, थैलस, इनकी भी बात करेंगे। तो 2 नंबर पे आता है थैलस के बारे में। किसके बारे में, इनका थैलस का मतलब होता है शरीर का आकार। थैलस का मतलब क्या होता है, शरीर का आकार। तो देखिए बच्चों और दोस्तों, थैलस के बारे में अगर बात करते हैं तो कैसा होता है, इनका शरीर जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय, और बहुकोशिकीय भी हो सकता है, ध्यान रखना। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय भी हो सकता है। इनमें तंतु कवक जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तंतु कवक जाल। बहुत सारे तंतुओं से मिलकर क्या है, कवक जाल पाया जाता है, जिनमें पट हो भी सकते हैं और पट रहित भी हो सकता है। पट हो भी सकते हैं और पट रहित भी हो सकता है। तो ये एक कोशिकीय होते हैं, तंतु कवक जाल इनमें होते हैं। पट और पट रहित भी हो, पट सहित भी हो सकता है और पट रहित भी हो सकता है। इसके बाद में चलते हैं आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति की। किसकी बात करते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति की बात जो है वो करते हैं। 3 नंबर बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। कोशिका भित्ति के बारे में जब भी पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज, किसकी, सेलुलोज, ध्यान रखना, सेलुलोज या या काइटिन, सेलुलोज या काइटिन, कै कवक और कैसे कवक और कैसे काइटिन। तो इनकी कोशिका भित्ति आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड की भी बनी हुई होती है। किसकी, पॉलीसेकेराइड की, जो बहुशर्करा होती है उसकी भी इनकी जो कोशिका भित्ति है वो बनी हुई होती है। इसके बाद में बात करते हैं कोशिका संगठन। तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, ये किस प्रकार के प्राणी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स वाले होते हैं। कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। जीवन चक्र अगर बात करें तो वो सिंपल से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है, जटिल की तरफ होता है। सिंपल से किस तरफ होता है, कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है, सरल से जटिल की ओर होता है। इसके अलावा मृतजीवी ये होते हैं, परजीवी ये होते हैं। इसके अलावा ये सहजीवी भी होते हैं। कैसे होते हैं, सहजीवी। बात आती है कि अभी ये सहजीवी कौन सी बीमारी है। देखिए सहजीवी, सह का मतलब होता है साथ साथ, सह का मतलब क्या होता है, साथ साथ। जीवी का मतलब जीवन। 2 जीव जब साथ साथ जीवन जीते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सहजीवन कहा जाता है। तो ये भी कवक जो है उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक जो है वो मूल बनाकर भी रह सकते हैं, ठीक है ना। कवक शैवाल तथा लाइकेन के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, शैवाल तथा लाइकेन के साथ। मूल बना के भी रह सकते हैं, कवक मूल बोलते हैं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, कवक मूल जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में देखिए आवास की बात करते हैं। इनका आवास जो हैबिटाट होता है वो किस प्रकार का होता है। आवास की बात कर लेते हैं कि आवास जो है वो इनका किस प्रकार का होता है। तो देखिए हैबिटाट की अगर बात करते हैं आवास की, तो प्यारे बच्चों आवास ये जल के अंदर भी रह सकते हैं। किसके अंदर, जल के अंदर। तो बात करते हैं कि जलीय कवक कौन से होते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से जलीय कवक हैं। क्या प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से जलीय कवक हैं। तो जलीय कवक की अगर बात करें उदाहरणों की, तो देखिए जलीय कवक में कौन कौन सी आ सकती हैं। जलीय कवक की अगर बात करते हैं तो आप उदाहरण के अंदर जो प्लावी पादप शैवालों पर रहकर, कौन से,
पलावी पादप शैवाल वाले इसमें याद रख सकते हो, शैवाल पर रहकर। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम लोग बात करते हैं, दूसरी सेकंड कंडीशन के अंदर कि स्थलीय कवक, जो स्थलीय कवक जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। कौन से कवक? स्थलीय कवक। तो स्थलीय कवक में देखिए मृदा कवक भी आते हैं। कौन से आते हैं? मृदा कवक। मिट्टी में रहने वाले कवकों की अगर बात करें तो मृदा कवक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से मृदा कवक है, तो वो होता है पाइलोबोल्स। कौन सा याद रख सकते हो? पाइलोबोल्स। कौन सा होता है? पाइलोबोल्स। मृदा कवक कौन सा होता है? पाइलोबोल्स। इसके बाद में बात करते हैं सहजीवी की। किसकी बात करते हैं? सहजीवी कवक की, जो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रह के अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे कवक कौन से हैं? तो ऐसे कवकों की अगर बात करें तो एक तो हो गया एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज। ये इनके प्रकार होते हैं, एस्कोमाइस्टीज। आगे बात करेंगे प्रकार में, माइसिटीज, एस्कोमाइस्टीज और एक बेसिडियोमाइस्टीज। ये इनका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण 4 आधार पे होता है, ठीक है ना। एक तो फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के कवक जो है वो सहजीवी कारक होते हैं। जैसे पेक्सीनिया हो गया, ओस्टिलेगो हो गया, ये बेसिडियोमाइस्टीज में आते हैं। न्यूरोस्पोरा हो गया, ये एस्कोमाइस्टीज में आता है। ये कवक हो गए। इसके बाद में परजीवी कवक किसकी बात करते हैं? परजीवी कवक की बात करते हैं कि परजीवी कवक कौन से होंगे। तो परजीवी कवक जो होते हैं वो पक्सीनिया हो गया, अल्टरनेरिया हो गया। कौन सा हो गया? पक्सीनिया हो गया। ये बेसिडियोमाइस्टीज की हैं, तो ये परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। पक्सीनिया हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? इस परजीवी कारक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? परजीवी कवक के अंदर आते हैं। ये तो हो गया किसके अनुसार? एंथेस वर्थ जो था उसने 1973 में जो कवकों की विशेषता दी थी, उनकी बातें हमने कर ली। इसके बाद में हम लोग जो बात करने वाले हैं कवक का वर्गीकरण। किसके वर्गीकरण की बात करेंगे? कवकों का वर्गीकरण। अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। कवकों का वर्गीकरण, कवकों का वर्गीकरण। देखिए कवकों का वर्गीकरण जो है वो क्या होता है। कवकों के वर्गीकरण की बात करें तो कवकों को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं, मैं चारों के नाम लिख देता हूँ सबसे पहले। एक तो होता है फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज पहला कौन सा होता है? फाइकोमाइस्टीज। दूसरा जो होता है वो होता है एस्कोमाइस्टीज। कौन सा होता है? एस्कोमाइस्टीज। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज। चौथे की अगर बात करें तो वो होता है ड्यूटेरोमाइस्टीज। क्या होता है? ड्यूटेरोमाइस्टीज। ड्यूटेरोमाइस्टीज। इस प्रकार के कवकों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? कवकों को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज और तीसरा बेसिडियोमाइस्टीज और चौथा जो है वो कौन सा है? ड्यूटेरोमाइस्टीज। चौथा कौन सा है? ड्यूटेरोमाइस्टीज। कवकों की सबसे पहली श्रेणी की अगर बात करें, कौन सी श्रेणी है? फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज की बात करते हैं तो ये जो जलीय आवास हैं, इनके आवासों की अगर बात करें तो जलीय आवासों में पाए जा सकते हैं। किस आवासों में? जलीय आवासों में। इसके अलावा गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों पर हो सकते हैं। पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में भी होते हैं। किसके रूप में रहते हैं? अविकल्पी परजीवी के रूप में भी रहते हैं। इसके अलावा कवक जाल जो है वो अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कवक जाल के बारे में। बहुत सारे कवक तंतु होते हैं जो मिलकर कवक जाल बनाते हैं, लेकिन ये पटहीन होता है, अर्थात इनके अंदर, कवक जाल के अंदर पट जो है वो नहीं पाए जाते हैं। कौन से के अंदर? फाइकोमाइस्टीज के अंदर जो पट होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। बहुकेंद्रिकीय होते हैं, बहुत सारे इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक जो है वो होते हैं।
जनन की बात करते हैं इनके अंदर, किसकी बात करते हैं, जनन की। तो प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन इनके अंदर होता है, जो चल बीजाणु व अचल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन के अंदर बात करें तो अचल बीजाणु व चल बीजाणु द्वारा होता है। ये इनके शरीर में संरचनाएं होती हैं बीजाणु, तो कुछ तो बीजाणु जो होते हैं वो मोटिल होते हैं, कुछ नॉन मोटिल्स होते हैं, कुछ चलने वाले होते हैं, कुछ अचल होते हैं। उन्हीं के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाता है, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इनके माध्यम से, इनके मिलने के माध्यम से ही क्या है, कवकों का जो है वो नए कवक जो है वो बनते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इनमें 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। ठीक है, इनके अंदर असम युग्मकी तथा विषम युग्मकी भी हो सकते हैं। युग्मक कैसे हो सकते हैं, असम युग्मकी अर्थात दोनों समान न हो, और एक होता है विषम युग्मकी, सॉरी एक तो सम युग्मकी और एक अयुग्मकी या विषम युग्मकी, एक ही बात है, अयुग्मकी या विषम युग्मकी की। और एक होता है सम युग्मकी, जिसमें युग्मक समान हो और जिसमें असमान हो या नहीं हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, असम युग्मकी या विषम युग्मकी कहलाते हैं। अब आपको जो महत्वपूर्ण याद रखना है वो इसके उदाहरण क्या होंगे कि निम्न में से फाइकोमास्टीज की श्रेणी में आने वाले कवक हैं। तो वो ध्यान रखना आपको। मयूक्कर, कौन सा, मयूक्कर होता है, राइजोपस भी होता है, कौन सा होता है, मयूक्कर, राइजोपस। राइजोपस में आप याद रखना ये रोटी कवक कहलाता है। क्या कहलाता है, रोटी कवक। ठीक है, इसके अलावा एलबुगो, एलबुगो ये आगे आएगा, एलबुगो द्वारा रोग होता है। ठीक है ना, सरसों पर परजीवी के रूप में रहता है ये, किस पे, सरसों पर, एलबुगो। तो मयूक्कर हो गया उदाहरण, राइजोपस हो गया, इसे रोटी कवक कहा जाता है, एलबुगो हो गया जो सरसों पर क्या है, परजीवी के रूप में रहता है। ये हो गया फाइकोमास्टीज। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एस्कोमास्टीज। तो देखिए एस्कोमास्टीज जो होते हैं इनको अगर हम लोग बात करें तो इन्हें थैली कवक भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, थैली कवक भी कहा जाता है। तो ऐसे कौन से कवक हैं जिनको थैली कवक कहा जाता है, एस्कोमास्टीज को। ये एक कोशिक होते हैं, जैसे अगर बात करें ईस्ट, ये एक अपवाद ही है एक कोशिक का। ठीक है ना, ईस्ट जो होती है वो क्या होती है, एक कोशिक होती है। इसके अलावा बहुकोशिक की बात करें तो पेनिसिलियम है, ठीक है, होती हैं। ये एस्कोमास्टीज जो होते हैं ये मर्तजीवी, अपघटक, परजीवी तथा समलरागी पशु विष्ठा पर उगने वाली। समलरागी किसे बोलते हैं, जो पशु द्वारा किया गया अपशिष्ट पदार्थ है उस पर उगने वाली कवक जो होती हैं उन्हें समलरागी बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना, कौन सा शब्द, समलरागी। ठीक है, पशु विष्ठा पर उगने वाली कवक होती हैं समलरागी। इसके अलावा कवक जाल जो है वो साकित होता है, पटीय होता है। यहाँ पे अपटीय था, यहाँ पे क्या होगा, कवक जाल जो है वो कैसा होगा, पटीय होगा और साकित होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो इनके अंदर विशिष्ट कवक जाल होते हैं जिन्हें कोनिडियोधर कहा जाता है। कवक जाल को क्या कहा जाता है, कोनिडियोधर। विशिष्ट कवक जाल को क्या कहा जाता है, कोनिडियोधर कहा जाता है। कोनिडिया जो है वो अंकुरित होकर नया कवक बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इनके कुछ उदाहरण की बात करें, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की इन पर फलनकाएँ लगी रहती हैं। क्या लगी रहती हैं, फलनकाएँ, मतलब अन्य संरचनाएं जो हैं वो लगी रहती हैं, ऐसा ही बोलते हैं जिन्हें। तो इन्हें एकोकार्प भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एकोकार्प भी। अब उदाहरणों की बात कर लेते हैं तो एस्परजिलस है, क्लेविसेप है, न्यूरोस्पोरा है। कौन कौन से हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, ये इसी में आते हैं। यहाँ पे न्यूरोस्पोरा की बात करते हैं तो जैव रासायनिक आनुवंशिक प्रयोगों में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। किसका, इसका उदाहरण जो है ना न्यूरोस्पोरा, इसका जो है रासायनिक व जो न्यूरोस्पोरा का उपयोग है जैव रासायनिक आधुनिक उपयोगों में क्या किया जाता है, अधिक किया जाता है। इसी कारण ये पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध होते हैं। किसके समान, पादप जगत का जो ड्रोसोफिला होता है उसके समान नज़र आते हैं। इसके अलावा बात करें तो
सुस्वाद भोजन समझा जाता है। कुछ कवक जो होते हैं ना, मोरिल और बफल, मोरिल और एक तो नाम है मोरिल और एक होती है बफल, ये खाने योग्य कवक होती हैं। क्या होती हैं? खाने योग्य कवक। इनको भोजन के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। शुरुआत में देखो हमारा जो टॉपिक था उसमें मैंने कहा था आप लोगों को, कवक जो होते हैं उनके लाभदायक और हम लोग हानिकारक दोनों महत्व पढ़ेंगे। तो जो एस्कोमाइस्टीज हैं उनमें मोरिल और बफल कवक जो होती हैं वो खाने योग्य कवक के रूप में काम में आती हैं। तीसरा है इसी प्रकार से बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज की बात करें तो इसमें जो अगर बात करें तो मशरूम आती है। क्या आती है? मशरूम, जिसे हम खुम्बी बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा ब्रेंक्टोफंजाई आती है, ठीक है, जिसे पफ बोल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पफ बोल। ब्रेंक्टोफंजाई को क्या बोला जाता है? पफ बोल भी बोला जाता है। बेसिडियोमाइस्टीज की अगर बात करें तो ये मिट्टी में, लट्टे तथा वृक्ष के ठूंठ पर सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में भी उगते हैं। ये कीट तथा कंठ जैसे जो उगते हैं अंतः परजीवी के रूप में, कीट तथा कंठ। कवक जाल साकी तथा पटिया होता है। इनका जैसा कवक जाल था ना एस्कोमाइस्टीज का, वैसा ही कवक जाल क्या होता है? इनमें होता है और इनके अंदर भी होता है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं इस बेसिडियोमाइस्टीज में, बेसिडियोमाइस्टीज को अगर बात करें तो गद्दाकार कवक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गद्दाकार कवक। तो याद रखना इसको, क्लब फंजाई भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लब फंजाई, जो आपको कहीं किसी भी गाइड के अंदर नहीं मिलेगा। गद्दाकार कवक भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उदाहरण आपको इसमें अगर बात करें तो उदाहरण कौन से हो गए? एगेरिकस हो गया, पोलीपोरस हो गया। ये मर्तोपजीवी होते हैं वैसे बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर, ठीक है। और बेसिडियो के अंदर जो फलनकाय होती हैं उन्हें बेसिडियो कारप बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? बेसिडियो कारप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिडियो कारप जो है वो बोला जाता है। उदाहरण आपको बता दिया मैंने, जैसे एगेरिकस है, मशरूम को बोलते हैं एगेरिकस। जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसको क्या बोला जाता है? एगेरिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एगेरिक्स कवक जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियागो है, कंठ भी कहा जाता है उसे, कंठ है नहीं, कंठ, ठीक है। पक्सीनिया हो गई, कीट फंगस होता है जो, पक्सीनिया क्या होता है? कीट फंगस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अब किसकी? ड्यूटेरोमाइस्टीज की बात करते हैं। 4 नंबर बात करते हैं ड्यूटेरोमाइस्टीज की। तो ड्यूटेरोमाइस्टीज जो होती हैं इनको अपूर्ण कवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपूर्ण कवक। अपूर्ण कवक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन कवकों को केवल लैंगिक प्रावस्थाओं में ही खोजा गया है। किस में खोजा गया है? केवल लैंगिक प्रावस्थाओं में ही खोजा गया है। बाकी अभी तक इनकी खोज जो है वो नहीं हो पाई है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अपूर्ण कवक जो है वो भी कहा जाता है। कौन सी कवक कहा जाता है? अपूर्ण कवक इनको बोला जाता है। इसके बाद में चलते हैं आगे। देखें आगे अगर हम लोग बात करें तो ड्यूटेरोमाइस्टीज जो होते हैं, देखिए आपको कुछ गाइड के अंदर क्या मिलेगा कि इनमें अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था ही खोज पाए हैं। तो अगर हम बात करें इस तथ्य की तो इन कवकों की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है तो इसको क्या है, हम उचित वर्ग में रख दिया जाता है। तो सही बात है, इनकी लैंगिक प्रावस्था की खोज जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। मैंने थोड़ी देर पहले उल्टा बता दिया था, वो ध्यान में रखना। अलैंगिक प्रावस्था की खोज जो है वो नहीं हो पाई है, बाकी लैंगिक और कायिक अवस्था जो थी वो इनकी कंप्लीट हो चुकी हैं, उनका अध्ययन जो है वो किया जा चुका है, लेकिन ये अभी नहीं हो पाई है, इसलिए इन्हें अपूर्ण कवक जो है वो कहा जाता है। ड्यूटेरोमाइस्टीज में केवल अलैंगिक जनन ही है जो कोनिडिया द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है? कोनिडिया द्वारा होता है, और लैंगिक जनन की खोज जो है वो अभी तक हुई नहीं है। इसके अलावा कवक जाल जो है वो पटीय होते हैं, अर्थात पटयुक्त होते हैं, शाखित होते हैं। कुछ सदस्य इनमें मर्तोपजीवी आते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? मर्तोपजीवी आते हैं, कुछ इनके अंदर क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। कुछ मर्तोपजीवी हैं, कुछ क्या होते हैं? परजीवी जो है वो होते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो
इनके अधिकांश सदस्य जो है वो अपघटक होते हैं। अधिकांश सदस्य इनके क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। अपघटक का मतलब होता है किन्हीं पदार्थों को तोड़ने का काम करने वाले। पदार्थों को क्या काम करने वाले? तोड़ने का काम करने वाले। तो ये खनिज के चक्रण में भी सहायता करते हैं। किसमें? खनिज चक्रण के अंदर भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो आल्टरनेरिया हो गया। कौन सा हो गया? आल्टरनेरिया हो गया। एक आप उदाहरण इसमें याद रख सकते हो, कोलिट्रोट्राइकम। कौन सा? कोलिकोट्राइकम। और एक आप याद रख सकते हो ट्राइकोडर्मा। कौन सा? ट्राइकोडर्मा। तो ये अपूर्ण कवक हैं या फिर ड्यूटेरोमाइस्टीज के अंदर आने वाली कवक होती हैं। कौन सी? एक तो आल्टरनेरिया और एक कौन सी होती है? कोलिट्राइकम और एक होती है ट्राइकोडर्मा। ये कैसी कवकें होती हैं? अपूर्ण कवकें होती हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कवकों के प्रजनन क्षेत्र की, जो है वो बात कर लेते हैं। कैसे क्षेत्र की बात कर लेते हैं? प्रजनन क्षेत्र की, अर्थात जनन किस प्रकार से कवकों में होता है और कौन सा जनन जो है वो होता है। जनन की जब बात करते हैं तो देखिए जनन जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा होता है। एक तो होता है कायिक जनन। एक तो कैसा होता है? कायिक जनन। एक कैसा होता है? अलैंगिक जनन। एक कैसा होता है? अलैंगिक जनन। एक कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। एक कौन सा होता है? लैंगिक जनन। अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले कायिक जनन की बात करते हैं। तो कायिक जनन की अगर बात करें तो कवकों में कायिक जनन जो है वो मुख्य रूप से कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। कायिक खंडन द्वारा अर्थात कवक आपस में टूट जाने पर, कायिक विखंडन द्वारा कायिक कवक जो होते हैं वो बहुत सारे खंडों में टूटकर, इसके अलावा मुकुलन द्वारा, मुकुलन को बड भी बोला जाता है और इस प्रकार के जनन को क्या बोला जाता है? बडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बडिंग। कवकों पर कोई अन्य संरचना निकलती है जो बाद में अलग होकर क्या करती है? अनुकूल परिस्थितियों के अंदर नए कवक का निर्माण जो है वो कर लेती है। इसके बाद में चलते हैं अलैंगिक जनन पे। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें निषेचन नहीं होता। तो बार बार नाम आ रहा था ऊपर कोनिडियाधर द्वारा। किसके द्वारा? कोनिडियाधर द्वारा। तो कोनिडिया द्वारा क्या है? ये जो होता है जनन होता है, कोनिडिया क्या होते हैं? बीजाणु ही होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु। इसके अलावा धान्य बीजाणु तथा तल जो अचल बीजाणु है, ये शब्द भी आया था अगर आप लोगों को याद है, ऊपर लिखा होगा, ठीक है ना। तो चल और अचल, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था, चल और अचल जो बीजाणु हैं उनके माध्यम से भी क्या होती है? अलैंगिक जनन की क्रिया जो है वो होती है। लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ड्यूटेरोमाइस्टीज के अंदर तो लैंगिक जनन होता ही नहीं है, लेकिन बाकी में अगर बात करें तो 3 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में पूर्ण होता है? 3 चरणों के अंदर जो अलैंगिक जनन है वो पूर्ण होता है। इसमें जो 3 चरण होते हैं, सबसे पहले कोशिका द्रव्यीय संलयन होता है। सबसे पहले क्या होता है? कोशिका द्रव्यीय संलयन। जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपस में मिलता है। उसके बाद में केंद्रक संलयन होता है। उसके बाद में क्या होता है? संलयन का मतलब होता है मिलना, आपस में जुड़ना। केंद्रक मिलते हैं और उसके बाद में उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन का भी टॉपिक हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पर है विभाजन, पूरा विस्तार से डाला हुआ है, मैं फिर से भी बताऊंगा आप लोगों को। तो इसमें विधि अगर बात करें तो किस किस के द्वारा हो सकता है? तो समयुग्मन के द्वारा हो सकता है, समान युग्मन आपस में मिलकर। असमयुग्मन के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? असमयुग्मन के द्वारा हो सकता है। इसी के साथ अगर बात करें तो विषम युग्मन द्वारा हो सकता है। लैंगिक जनन जो है वो बेसिडियम बीजाणु द्वारा भी हो सकता है। विभिन्न जीवाणु स्पर्श संरचनाओं से उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। ये नाम भी आया था, ठीक है, फलनकाय भी नाम आया था। कहाँ पे आया था? ये रहा देखो। तो फलनकाय एकोकारक जिन्हें कहा जाता है, इनके माध्यम से भी ये जनन की क्रिया जो है वो आसानी से हो सकती है। इसके बाद में चलते हैं आगे। ये तो जनन के बारे में हो गया। अब कवक जाल के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें करते हैं। कवक जाल के बारे में
किसके बारे में बात करते हैं, कवक जाल क्या होता है। देखिए कवक जाल, कवक जाल मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, हमने 4 इसका वर्गीकरण किया था, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज के अंदर जो कवक जाल था वो अपटीय था, अर्थात पट नहीं थे, बहुकेंद्रीय के था। एस्कोमाइस्टीज के अंदर जो कवक है वो पट होते हैं, बेसिडियो में भी होते हैं, ड्यूटेरो में भी होते हैं, पट होते हैं और शाखित होते हैं। तीनों के अंदर ही क्या होते हैं, शाखित होते हैं। जबकि फाइकोमाइस्टीज के अंदर जो है वो पट नहीं पाए जाते हैं। केंद्रकों की संख्या के आधार पर ये कई प्रकार के हो सकते हैं। इसके आधार पर, केंद्रकों की संख्या के आधार पर ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप लोग सपोज कर सकते हो एक केंद्र की जिनमें केवल एक केंद्रक हो, ऐसे बहुकेंद्र की जिसमें बहुत सारे हों, युग्मित या युग्म केंद्र के हो सकते हैं, सम केंद्र की हो सकते हैं, बहुकेंद्र के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कवक जाल जो है इस आधार पे होते हैं। शाखित का मतलब आया था शाखा सहित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो कवक की जो इसका वर्गीकरण था हमने शुरुआत में पढ़ा था 1973 में, जो कौन से वैज्ञानिक थे, एंसवर्थ थे, उनके अनुसार पढ़ा था। और बहुत सारी पोषण की बात की, कोशिका भित्ति की बात की, आवास की बात की, वर्गीकरण की भी बात हमने जो है वो विस्तार से कर ली। बहुत सारे कवकों के उदाहरण जैसे परजीवी कवक कौन से होते हैं, ठीक है, अपरजीवी कौन से होते हैं, सहजीवी कारक कौन से होते हैं, सब की बात हमने जो है वो क्या की है, विस्तार से की है। इसके बाद में जहाँ से पर्सन, ये तो क्या है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। आपको आप कवक पढ़ रहे हो तो कवक पढ़ने के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बात करते हैं अब पर्सन कहाँ से आता है। मैं लास्ट में, ध्यान रखना, वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। कवक के जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जो तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और वहाँ से भी पर्सन आने की संभावना रहती है। तो अब हम बात जो करने वाले हैं कि पौधों में कवक जो है वो किस प्रकार से, कौन कौन से रोग जो है वो पौधों में कौन कौन से कवकों द्वारा होते हैं। इसके बाद में मनुष्य में फैलाने वाले रोगों की भी हम बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे कौन से कवक हैं जो प्रतिजैविक के रूप में भी काम आते हैं, जो हमारे लाभदायक होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं। तो उन प्रतिजैविकों की, बहुत सारे प्रतिजैविक आपको बता देता हूँ। प्रथम प्रतिजैविक का निर्माण पेनिसिलियम से ही किया गया था, ठीक है ना। पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण जो है वो किया गया था, पेनिसिलिन जो था। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आगे का हमारा टॉपिक इसी कवक के अंदर, देखिए टॉपिक क्या है, पौधों में, पहले टॉपिक को समझे। पौधों में प्रमुख रोग उत्पन्न करने वाले रोगों के नाम एवं कवकों के नाम। पौधों में प्रमुख रोग उत्पन्न करने वाले रोगों के नाम और कवक का नाम। तो ये टॉपिक रहेगा। यहाँ से इसको आप लोग ऐसा करना कि जितने भी हैं उनको रट लेना। यहाँ से पर्सन की संभावना बहुत अधिक होती है और यहीं से पर्सन आते हैं। जैसे रोगों के नाम, एक तरफ मैं रोगों के नाम लिखूंगा, दूसरी तरफ आपको उस कवक का नाम बताऊंगा जिसके द्वारा ये रोग होता है। तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं रोगों के नाम, जिन रोगों की मैं बात करने वाला हूँ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या लिख लेंगे, कवक का नाम, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा ये पूरा जो है वो चलेगा, ठीक है। इधर 2 टेबलें बना लेता हूँ मैं, इधर वो फिर से लिख देता हूँ रोगों के नाम और जिनके द्वारा फैलता है उस कवक का नाम। देखिए किस प्रकार से ये जो है वो होंगे। देखो रोग, सबसे पहले रोग का नाम अगर बात करें तो देखिए कौन सा रोग है और कौन सा कवक जो है वो होता है। रोग में सबसे पहले हम बात करते हैं मूंगफली का टिक्का रोग। देखिए मैं महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा। मूंगफली का टिक्का रोग, कौन सा रोग, मूंगफली का टिक्का रोग। ये जो रोग होता है वो पर्सोनेटा द्वारा होता है। इसका नाम होता है, पूरा नाम होता है स्कोस्पोरा
पर्सोनेटा, इस कवक के द्वारा ये फैलता है। दूसरे रोग की अगर बात करें तो वो रोग आपके हैं आलू का वार्ट रोग। कौन सा रोग है? आलू का वार्ट रोग। कौन सा रोग? आलू का वार्ट रोग। और आलू का वार्ट रोग जो होता है ये सिनकाइट्रिम एंडोबायोटिकम द्वारा होता है। तो आप शॉर्ट में इसको बायोटिकम भी याद रख सकते हैं। किसके द्वारा होता है? बायोटिकम के द्वारा होता है। इसी के साथ हम बात करते हैं, ये पहला हो गया और ये आपके दूसरा हो गया। इसके बाद में तीसरे रोग की बात करते हैं। तीसरा जो रोग होता है वो होता है डेम्पिंग रोग। कौन सा रोग? डेम्पिंग रोग। ठीक है, डेम्पिंग रोग की अगर हम बात करते हैं कवक की तो होता है पाइथियम डेवारियानम। पाइथियम डेवारियानम, पाइथियम डेवारियानम, पाइथीरियम डेवारियानम। ठीक है। 4 नंबर रोग की अगर बात करें तो वो होता है स्पेद कीट रोग। कौन सा रोग? स्पेद कीट रोग। ये भी पादपों में होता है जो एल्बुगो द्वारा होता है, सरसों के अंदर। किसके अंदर? एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है ना, सरसों में। तो याद रखना, सरसों में स्पेद रोग किसके द्वारा होता है? एल्बुगो कैंडिडा द्वारा होता है। इसके बाद में अगर बात करें 5 नंबर अगर बात करते हैं तो 5 नंबर रोग जो है आपके मटर की चूर्णिल अस्मिता का। मटर के अंदर किसका? चूर्णिल अस्मिता का रोग, आसिता का रोग। ठीक है ना, चूर्णिल आसिता का रोग। ये रोग जो होता है ये इरिसिपी स्पीसीज द्वारा होता है। इरिसिपी स्पीसीज द्वारा या जातियों द्वारा होता है। 6 नंबर बात करते हैं तो सरसों का डाउनी मिल्ड्यू रोग। कौन सा रोग? सरसों का डाउनी मिल्ड्यू रोग अगर बात करें तो ये पर्नोस्पोरा परसिटिका द्वारा होता है। पर्नोस्पोरा परसिटिका द्वारा होता है। इसी प्रकार हम आलू का अंगमारी रोग, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। आलू का अंगमारी रोग। कौन सा रोग? आलू का अंगमारी रोग। और आलू का अंगमारी रोग जो होता है ये आल्टरनेरिया सोलानी द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? आल्टरनेरिया सोलानी द्वारा फैलता है। ठीक है। 7 नंबर रोग की बात करते हैं तो आलू का अंगमारी या पछेता रोग। आलू का अंगमारी या पछेता रोग, देखिए दोनों सेम से ही नाम है। ये होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। देखो नाम हार्ड जरूर है लेकिन हमें याद करने पड़ेंगे। इन्फेस्टेंस। ठीक है। 8 नंबर रोग की बात करें तो बाजरे का हरित वाली रोग, इसको रट लेना। जो बाजरे का हरित वाली रोग है इसको रट लेना भाई, बहुत बार ये परीक्षा में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो इसका होता है स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा और लास्ट में आपको ग्रेमिनिकुला। ग्रेमिनिकोला, देखो याद रखने का, ग्रीन हरित वाली, ग्रेमिनिकोला ग्रीन। ठीक है ना, तो इसको हरित इस प्रकार से आप लोग याद जो है वो रख सकते हो। बहुत बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। गन्ने का लाल सड़न रोग भी आ सकता है। गन्ने का लाल सड़न रोग। कौन सा रोग? गन्ने का लाल सड़न रोग। इस रोग की बात करें तो ये रोग जो है वो कोलेटोट्राइकम फालकेटम, ठीक है ना, फालकेटम आप लोग याद रख सकते हो, इसके द्वारा होता है। और लगभग लास्ट की बात करें तो गेहूं का काला कीट रोग। गेहूं का काला कीट रोग। गेहूं के काले कीट रोग की अगर बात करते हैं तो गेहूं का काला कीट रोग जो है वो फैलता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस द्वारा। किसके द्वारा? पक्सीनिया जाति जो है वो किस पे अटैक करती है? गेहूं पे करती है, पक्सीनिया ग्रेमिनस। ठीक है। 10 नंबर 8 9 10 तो हो गए थे ना। 11 नंबर बता देता हूँ, गेहूं का सलंतकंठ रोग। गेहूं का सलंतकंठ रोग, ठीक है ना। गेहूं का सलंतकंठ रोग की बात करते हैं तो ये अस्टिलेगो द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अस्टिलेगो द्वारा होता है। ठीक है। ये बहुत सारे रोग जो है मैंने आप लोगों को बताए अभी, और ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे, क्योंकि
बहुत सारे रोग जो हैं पादपों से संबंधित, लेकिन इन्हीं में से कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा। इन्हीं में से क्या है, कोई एक आपसे पूछा जाएगा। तो इनको आप जैसे बाजरे का, गेहूं का, आलू का, ये आप महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बाजरे का कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। इसके बाद में बात करते हैं मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोगों की। किस में होने वाले? मनुष्य में। इस बार क्या है, पिछली बार तो पादप पे पूछा था, इस बार मनुष्य में पूछ सकता है। होने वाले प्रमुख रोग एवं कवक, ठीक है ना। मनुष्य के अंदर बात करते हैं। देखिए मनुष्य में कौन कौन से रोग कवकों के द्वारा होते हैं। तो खाज, खुजली, ये कवकों के द्वारा ही होते हैं। खाज खुजली जो होती है किसके माध्यम से होती है? कवकों के द्वारा ही होती है। रोग देखिए, रोग के मैं साथ आपको नाम बताता जाऊंगा और साथ में हम लिखेंगे। देखिए एक रोग हो जाता है एलर्जी या एस्परजिलस। एस्परजिलस, तो एस्परजिलस आरती, ठीक है ना। क्या नाम होता है? आरती। यह रोग एस्परजिलस द्वारा ही होगा, तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर आ जाए तो ऑप्शन में आपको यही वापस मिले तो यही आपका होगा। एस्परजिलस की जो जातियां हैं, फ्लेक्स है जैसे, इसके द्वारा फैल सकता है। फ्यूमिगेट्स के द्वारा फैल सकता है। छाले होना, शरीर पे क्या होना? छाले होना, यह भी कवक के द्वारा ही होता है। क्या होना? छाले होना। छाले होते हैं एस्परनाइजर द्वारा, एस्परजिलस नाइजर द्वारा हो सकते हैं, मोनीलिया द्वारा हो सकते हैं। किसके द्वारा हो सकते हैं? मोनीलिया द्वारा हो सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर बात करते हैं तो परागगज जवर, ये एक प्रकार की बुखार होती है, परागगज जवर। इस अगर जवर की बात करें तो ये अल्टरनेरिया द्वारा होती है। किसके द्वारा? अल्टरनेरिया के द्वारा होती है, अल्टरनेरिया द्वारा। एथलीट फुट, इम्पोर्टेंट लगा लेना, कई बार परीक्षाओं के अंदर आया हुआ है। एथलीट फुट जो है वो ट्राइकोफोटानी द्वारा होता है। किसके द्वारा? ट्राइकोफोटानी की जातियों द्वारा होता है, ट्राइकोफोटानी जातियों द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडियासिस, ये कैंडिडिडा एल्बिकेंस से होता है, जो आप इसको नाम से भी इसको क्या है बता सकते हो। कोक्सीडियोमाइकोसिस, ये भी कोक्सीडियोडिस से होता है। ब्लास्टोमाइकोसिस, ये क्रिप्टोकोक्स नियोफॉर्मेंस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्रिप्टोकोक्स नियोफॉर्मेंस के द्वारा होता है। ये मनुष्य में होने वाले कुछ हो गए, जिसमें एथिलीट फूड है, एस्परजिलस हैं, ये आप लोग याद रख सकते हो। इसके बाद में ये तो हो गए हानिकारक, इसके महत्व। ये हानिकारक प्रभाव जो थे वो तो हमने बात कर ली कि इस प्रकार से ये पादपों पे नुकसान करता है। अब लाभदायक की बात करते हैं। तो लाभदायक की बात इतनी सी है कि ये प्रतिजैविक बनाने के काम में आते हैं। क्या बनाने के काम में आते हैं? प्रतिजैविक। बायो अगर बात करें, जो एंटीबायोटिक होती हैं, क्या होती हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो होते हैं उनके निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से एंटीबायोटिक ये बना सकते हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए थोड़ा ही और रहा है ये, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद में आगे वाले वीडियो के अंदर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, उसके बाद में आगे वाले वीडियो के अंदर हम वायरस की बात करेंगे, और इस प्रकार से जो हमारा सूक्ष्म जीव का जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा महत्वपूर्ण पर्सन भी इन तीनों टॉपिकों से बनाकर हम एक जो है कम से कम 50-100% तैयार करें, और उनको बाद में क्या है एक साथ हल करने वाले हैं प्रतिजैविक के रूप में। प्रतिजैविक के रूप में पेनिसिलिक अम्ल जो है, उससे पेनिसिलिक अम्ल प्रतिजैविक आती है एक। आप अस्पताल से दवाइयाँ खरीदते हो तो उन पे बहुत सारे जो है प्रतिजैविक हमें मिलते हैं। जैसे पेनिसिलिक अम्ल है, ये पेनिसिलियम साइक्लोलिपियम द्वारा, सिफेलोस्पिरिन है, ये एमेरिसिल्फोपिस मिनिमम द्वारा, फ्यूगिमिगेटिन है, ये एस्परजिलस फ्यूगिमिगेट्स, पेनिसिलिन है। तो देखिए सबसे पहले प्रतिजैविक बनाई गई थी पेनिसिलिन। कौन सी बनाई गई थी? पेनिसिलिन। इसको रट लेना, बहुत बार परीक्षा में आ सकता है। पेनिसिलिन ये किस कवक द्वारा बनाई गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम। किसके द्वारा? पेनिसिलियम नोटेटम। अगर दूसरा अगर ये आ जाए क्राइसोगेनम,
तो इससे भी ये प्राप्त की जाती है, या तो नोटेटम या क्राइसोगेनम। ठीक है, पेनिसिलियमस कौन सा होगा, पेनिसिलियम से कौन सी, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, पेनिसिलिन। ये प्रथम प्रतिजैविक थी जो इस कवक से प्राप्त की गई थी, प्रथम प्रतिजैविक। इसके आधार पर टेरामाइसिन होती है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रिसोर्स के द्वारा। देखिए ज़्यादातर जो होते हैं बेसिलस और स्ट्रेप्टोमाइस्टीज वाले जो हैं, बेसिडियोमाइस्टीज और स्ट्रेप्टोमाइस्टीज के जो कवक होते हैं उनके द्वारा ज़्यादातर जो है वो प्रतिजैविक जो है वो बनाई जाती हैं। ठीक है, ये तो कवक आपका कंप्लीट लगभग हो गया है। अब मैंने कहा था आपको लास्ट में महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा कवक से संबंधित। जैसे एक बात तो ये हो गई कवक से संबंधित महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम प्रतिजैविक जो है, ठीक है, वो पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा प्राप्त की गई थी। ये एक महत्वपूर्ण बात तो एक ये हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी बात की, तो ट्राइकोफाइटोन नामक कवक द्वारा रिंगवर्म रोग होता है। रिंगवर्म जानते हो, खाज खुजली, क्या होता है, खाज खुजली। तो देखिए ये बातें जो हैं हम कवक के नोट में कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप लोगों को ये भी पढ़नी है। कौन सा रोग, रिंगवर्म रोग। रिंगवर्म रोग, रिंगवर्म रोग जो है, खुजली जिसे बोलते हैं, वो किस कवक के द्वारा होता है, ट्राइकोफाइटोन। किसके द्वारा होता है, ट्राइकोफाइटोन। किस कवक के द्वारा होता है, ट्राइकोफाइटोन के द्वारा होता है। इसके बाद में बात करते हैं एक कैंडिडियासिस नामक रोग होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। इसमें त्वचा, मुंह, मादा जनांग आदि संक्रमित होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं तो एक बुखार हो जाती है जिसे हे फीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हे फीवर। ये एस्परजिलस द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, एस्परजिलस के द्वारा। इसके अलावा जैव आनुवांशिकी में भी कई कवकों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, जैव आनुवांशिकी में। किसमें, जैव आनुवांशिकी में। जैसे न्यूरोस्पोरा है, कौन सा है, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, जो बायोजेनेटिक्स होती है उसके अंदर इनको काम में लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बातें बात करें तो एक वस्त्र विनाशी कवक होता है जो वस्त्र कपड़े को नाश कर देता है। वस्त्र विनाशी कवक, वस्त्र विनाशी, निम्न में से वस्त्र विनाशी कवक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो वो कौन से होते हैं, एस्परजिलस, एस्परजिलस। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है कीटोमियम। कौन सा होता है, कीटोमियम। ये वस्त्रनाशी कवक होते हैं। कैसे कवक होते हैं, वस्त्रनाशी कवक जो है वो होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पेनिसिलिन, एस्परजिलस, विटामिन डी व बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। किस किस से, देखिए एक तो पेनिसिलिन, एक तो हो गया पेनिसिलिन, ठीक है, सॉरी पेनिसिलिन तो प्रतिजैविक हो गया ना, पेनिसिलियम, और एक हो गया एस्परजिलस। इनसे एक तो विटामिन डी, एक बी कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन प्राप्त होती हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा गंठिया रोग के उपचार में काम में लिया जाता है। किसको, जैसा साइनस है, राइजोपस है, मयूकर है, इनको गंठिया रोग में काम में लिया जाता है। रोटी तथा संतरे का सड़ने का कारण भी क्या होता है, कवक। रोटी सड़ जाती है तो उस पर आप देखना बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो कवक की होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सरसों की पत्तियों पर स्थित धब्बे भी परजीवी के कारण ही होते हैं। और एक कोशिक कवक जो अपवाद है, ईस्ट, उसका उपयोग आपको पता ही है रोटी तथा एंड जो डबल रोटी होती है, कौन सी रोटी, डबल रोटी, एवं जो अगर हम बात करें तो बियर, जो शराब आती है बियर, उनको बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट। अर्थात किण्वन की क्रिया जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, फर्मिगेनेशन, वो ईस्ट द्वारा हो सकती है, जिनके द्वारा बियर और डबल रोटी जो है वो बनाई जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये कवक वाला जो टॉपिक था वो मैंने पूरा लगभग आपको बता दिया है, और इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना जो है वो नहीं है। ठीक है। अब आगे हम कल वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे जीवाणु की। किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।